पिछले वापस लॉकडाउन में भारतीय विद्यार्थी छात्रावास संघ का गठन किया, क्योंकि 29 जुलाई 2020 को जब लॉकडाउन के दौरान हमारे लोग घरों में कैद थे, हम लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। सरकार ने इस तरीके से षड्यंत्र किया, लेकिन 29 जुलाई 2020 को इस देश में बहुत बड़े लेवल का एक हमारे साथ षड्यंत्र धोखेबाजी हुई। 29 जुलाई 2020 को इस देश में 34 साल बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई, नई शिक्षा नीति। ऐसी क्या मजबूरी थी कि लॉकडाउन के दौरान हमारे लोग जो मूल निवासी मजदूर किसान, कोई बिहार का राजस्थान में उलझ गया, राजस्थान का व्यक्ति कहीं मजदूरी करने के लिए कहीं महाराष्ट्र गया, वहां फंस गया, उनको घरों तक पहुंचाने का काम सरकार की जिम्मेदारी थी। लेकिन वो लोग कहीं पटरियां चढ़ रही थी, ट्रेनें चढ़ रही थी, पटरों उनकी आत्महत्या हो रही थी, कहीं छाले पड़ रहे थे पैरों में, पैदल चल रहे थे, भूखमरी से मर रहे थे। हमारी बहनें हैं जो अपने पिता की डेड बॉडी को साइकिल के पीछे डालकर वो कहाँ ले जा रही हैं। 800 किलोमीटर हमारी बेटी साइकिल चला रही हैं, लेकिन इस देश की गुलाम सरकार ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसी सिचुएशन में रोजगार देना जरूरी था, खाना पहुंचाना जरूरी था, चिकित्सा की व्यवस्था करवाना जरूरी था, लेकिन इन सारे मुद्दों को भूलकर ऐसी क्या मजबूरी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि 29 जुलाई 2020 को लॉकडाउन में आप नई एजुकेशन पॉलिसी लागू कर रहे हो। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र था कि हमारे महापुरुषों ने, राष्ट्रपिता ज्योतिबाराव फूले ने जब इस देश में शिक्षा की अलग जगह कर हम लोगों को वो शिक्षा के माध्यम से पाखंड अंधविश्वास और जो इन मनगढ़ंत तरीके से हमारे लोगों को दिमाग के ऊपर कब्जा करके उनको अंधविश्वासों में उलझाया हुआ था, तो राष्ट्रपिता ज्योतिबाराव फूले ने जो शिक्षा की अलग जगाई, उसकी वजह से बाबा साहब ने संविधान में हमारे हक अधिकार दिया और निःशुल्क और अनिवार्य एजुकेशन का प्रावधान संविधान में बाबा साहब ने दिया। और उस शिक्षा की वजह से हमारे समाज में डॉक्टर, वकील, आईएएस, आईपीएस पैदा होने लगे। डॉक्टर, वकील, आईएएस, आईपीएस पैदा होकर समाज में जाकर वो समाज का नेतृत्व करने का काम कर रहे थे। शासन प्रशासन में जाके हमारी भागीदारी हो रही थी और वहां हमारे हक अधिकार खत्म हो रहे थे, तो उनके लिए एजिटेशन या उनको विरोध करने के लिए हमारे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, आईटीएस, आरएस, आरजेएस वो लोग वहां बैठे थे। उनसे तकलीफ इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था को और ब्राह्मणी लोगों को होने लगी। उन्होंने सोचा कि शिक्षा के माध्यम से ये लोग डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, आरटीएस या आरजेएस बन रहे हैं, तो क्यों न शिक्षा का इस तरीके से, शिक्षा को इस तरीके से खत्म करने का प्लान बनाया जाए ताकि इस देश में ये लॉकडाउन के दौरान घरों में कैद हैं, ये एजुकेशन भी ना कर पाएंगे, क्योंकि घरों में बैठे भूखमरी से मर रहे हैं, तो इनका ध्यान भूखमरी की तरफ होगा। दूसरी तरफ इनका ध्यान इधर डाइवर्ट नहीं भी है, तो लॉकडाउन के दौरान इस तड़ीपार और चौकीदार की सरकार ने थाली बजाने का काम किया। थाली बजाओ कोरोना भाग जाएगा, दीपक जलाओ कोरोना भाग जाएगा, इस तरीके का प्रोपोगंडा किया ताकि इनका ध्यान इस तरफ रहे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ ना जाए। और हमने इनका शिक्षा का काम खत्म करने के लिए इस तरीके की पॉलिसी बनाई है ताकि 2030 तक इनको शिक्षा से वंचित करने का पूरा प्लान इन ब्राह्मणवादी सरकार ने बना लिया। 34 साल बाद इस देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई। ऐसी क्या कमियां और खामियां थी पिछली पॉलिसी में जो आपको लॉकडाउन के दौरान ही उसको लागू करना पड़ा? क्योंकि सब लोग जो घरों में कैद थे तो वो बाहर आके एजुकेशन ना करें, लामबंदा ना हो, रोड जाम ना करें, पूरे देश भर में बड़े लेवल पे आंदोलन ना हो। तो उस दौरान भी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से पूरे देश भर में हम लोग अपने घरों से 2-2, 3-3 लोग मुश्किल से घरों से निकलकर डीएम कार्यालय तक जाकर राष्ट्रपति के नाम से हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हम लोग विरोध करते हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाने का काम करेगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से इस देश में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस पैदा ना होंगे। इस देश में पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का काम करेंगे और आने वाले समय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से हम लोगों को शिक्षा से खत्म करने का काम करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से इस देश में बड़े तादाद में बेरोजगार पैदा होंगे और नौकरियां खत्म हो जाएगी हमारे लिए। हमारी आने वाली पीढ़ी गुलाम होगी।
ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, हम इसका विरोध करते हैं। ऐसा करने के लिए भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से लॉकडाउन में भी हम लोगों ने एजुकेशन किया, लेकिन क्या लॉकडाउन में एनएसयू एबीपी ने आंदोलन किया? नहीं किया। कम्युनिस्टों के संगठनों ने आंदोलन किया? नहीं किया। उनको क्या लेना देना न्यू एजुकेशन पॉलिसी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति केवल हमारे मूल निवासियों के ऊपर थोपी हुई पॉलिसी, जिसके माध्यम से हम लोग शिक्षा से वंचित होने का काम करते हैं। हमारे पास एक ही प्लेटफॉर्म था शिक्षा की सही तरीके से शिक्षा मिले, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी इस देश में दोहरी शिक्षा नीति लागू होगी। एक तो अमीर लोग हैं, उनके बेटे बेटी प्राइवेट एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, और जो गरीब तबके के जो लोग हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने के बाद क्या कंडीशन है सरकारी स्कूलों की? बिल्डिंग है तो फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर है तो लाइट नहीं है, लाइट है तो टीचर नहीं है, और गलती से टीचर 5-10 किसी स्कूल में है तो उनकी गधे घोड़े खच्चर इनकी गिनती करने में लगा रखा है। गांव में कितने मकान गिर गए उनकी गिनती में लगा रखा है। किनके मतदाताओं की सूची में नाम जुड़ाना है उसके लिए लगा रखा है। इस तरीके की व्यवस्था बनाने के लिए टीचरों की संख्या का काम उधर लगा दिया, और फिर भी समय मिल गया है तो आप मिड डे मील लागू कर दिया, खिचड़ी बनाओ, और फिर एक दूध का और प्रोपोगंडा चालू कर दिया कि दूध पिलाओ, खाना खिलाओ और बस्ता लेके वापस घर भेज दो, बस इस तक यहाँ रखा है। दुश्मन चाहता है कि हमारे बच्चे दूध पी के पहलवान बने। अरे भाई, दूध पीने के बाद पहलवान बनता है। दूध आता है 5 किलो, और 5 किलो उसमें पानी, वो केवल पानी पिला रहे हैं, दूध नहीं पिला रहे हैं। खाना वो इस तरीके से खिला रहा है कि 10 साल बाद हमारा दिमाग का ये सिस्टम है काम करना ही बंद कर देगा। बच्चा हमारा जाता है बैग उठाकर स्कूल में जाता है, उधर देखते कि आज चावल दाल बन रहा है, आज चावल पकौड़ी बन रही है, आज वो बन रहा है, तो हमारे बेटे बेटी का और हमारे जो बच्चे उनका ध्यान उस तरफ ही रहेगा कि कब खाना बने, कब दाल बने, कब चावल बने। पढ़ाई की तरफ ध्यान देने वाले हैं नहीं, वो उधर ध्यान रहेगा। वो खाना खाया पिया और घर आके बैग डाल देंगे, वापस हालात क्या है हमारी, हम उसमें उलझ जाएंगे। तो क्या होगा इस देश में? इस देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से दोहरी शिक्षा नीति का निर्माण किया गया। दोहरी शिक्षा नीति के माध्यम से इस देश में हमारे लोगों को शिक्षा से वंचित करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र किया। नई शिक्षा नीति के माध्यम से इसका जो सिलेबस बनाने का काम कर रही है नई एजुकेशन पॉलिसी में, आप लोगों ने पीडीएफ पढ़ी होगी, हम लोगों ने इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे और ऑनलाइन मीटिंग भी ली थी। हम लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बार बार हर स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की और बहुत सारे कैडर भी लगाए थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हमने 107 पेज की पीडीएफ एक फाइल बनाई थी, उसको आप पढ़ेंगे सही तरीके से, जिस तरीके से हमारे बहुत सारे डॉक्टर, वकील या प्रोफेसर, उनको भी पता नहीं कि नई शिक्षा नीति क्या है। वो यही सोच रहे हैं कि सरकार ने बहुत कुछ अच्छा किया होगा, इसीलिए नई शिक्षा नीति लेके आए। जिस तरीके से इस चौकीदार ने केवल जुमलेबाजी की थी ना, 15-15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आएंगे, तो कहने मात्र से हमारे लोग खुश हो गए। आज दिन तक खाते में आए नहीं है। सेम कंडीशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। इस नई एजुकेशन पॉलिसी में 2023 तक, 23 के एंड तक 30% इस इंडिया के टॉप जो स्कूल और कॉलेज हैं उनको प्राइवेट मोड में दे दिया जाएगा। 2025 तक इस देश में 50% गवर्नमेंट स्कूल, हॉस्टल, कॉलेज इनको प्राइवेट मोड में दे दिया जाएगा। 2030 तक इस देश में एक भी गवर्नमेंट कॉलेज, हॉस्टल, स्कूल नहीं बचेगा। सारे को निजीकरण में दे दिया जाएगा। अब सोचो, निजीकरण में दे दिए जाएंगे तो क्या होगा? आज हमारा बेटा बेटी प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, वहाँ फीस नाम मात्र की लगती है, वहाँ बहुत सारे बच्चों को बुक्स मिलती हैं, साहित्य मिलता है या उनको स्टेशनरी के सामान मिलते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल में जाएगा, उसकी फीस है 20,000, 25,000, 50,000 पर मंथ। आपकी हमारी औकात नहीं कि हम 50,000 रुपये अपने पर मंथ या 20,000 रुपये पर मंथ अपने बेटे बेटी को पढ़ाने के लिए लगाएं। क्या होगा? हम लोग उस दोहरी एजुकेशन जो इन्होंने लागू की है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से इस देश में केवल प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने नई शिक्षा नीति लाए हैं। और प्राइवेट एजुकेशन में अडानी अंबानी की जो बहुत सारी स्कूलें अभी आ गई हैं, जिनको करोड़ों का अनुदान भी दे दिया गवर्नमेंट ने। आपने सुना होगा
कि रिलायंस इंफोसिस नाम की एक कंपनी थी, बहुत सारा उनका लैंडलाइन फोन भी चलते थे, बेसिक फोन, उसका IST कॉल करने का, इंटरनेशनल कॉल करने का 3,432 करोड़ रुपए IST टैक्स बाकी था। उस रिलायंस कंपनी के CEO ने, अंबानी ने, उस रिलायंस इंफोसिस को दिवालिया घोषित कर दिया और उसके पहले दूसरी कंपनी खड़ी कर दी, जियो। एक को दिवालिया घोषित करके सरेंडर हो गया, 3,432 करोड़ रुपए का IST टैक्स भारत सरकार ने माफ कर दिया और जियो इंडस्ट्री को 5,000 करोड़ का अनुदान दे दिया। और यहां किसानों के 50,000 के लोन माफ नहीं कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, और इन लोगों को करोड़ों का अनुदान देकर इनको और स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो आने वाले समय में नई एजुकेशन पॉलिसी में केवल इन पूंजीपतियों के बेटे बेटी ही पढ़ेंगे, हमारे बेटे बेटी पढ़ नहीं पाएंगे। उसके अलावा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया कि पुराना जो पैटर्न था 10+2+3+4, पुरानी जो एजुकेशन पॉलिसी थी, नई एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने नया फंडा किया 3+5+3+3+4, पहली से 5 तक, 5 के बाद 3, मतलब 6, 7, 8, 5 के बाद में 3 साल तक ये कौन सी एजुकेशन देंगे? टेक्निकल एजुकेशन, व्यवसायिक तकनीकी शिक्षा देंगे। कौन सी? कि कोई डेंटिंग पेंटिंग का काम करता है, उसके बेटे बेटी को डेंटिंग पेंटिंग सिखाएंगे। कोई बाल काटने का काम करता है तो उसको 6, 7, 8 तक बाल काटने का काम सिखाएंगे। कोई खेती का काम करता है उसको वो करेंगे। कोई जूता बनाने का काम करता है उसको वो सिखाएंगे। कोई मटके बनाने का काम करता है उसको वो सिखाएंगे। सपोज करो, उदाहरण के तौर पर किसी बेटे को, मैं मान लो सपोज करो मेरे बेटे को मैंने स्कूल में भेजा, 5 साल तक वो स्कूल में गया और 5 साल तक पढ़ने के बाद में फिर उसके बाद में भी सिलेबस कौन सा बनाएंगे? सिलेबस बनाने का काम करेगी RSS की विंग से एक शिक्षण संस्थान, विंग्स ऑफ RSS, वो सिलेबस बनाएगी। वो सिलेबस कौन सा बनाएगी? गाय से, गोबर से, गणेश वाला, यही सिलेबस बनाएगी। और कौन सा बनाएगी? पाखंड विश्वास वाला सिलेबस बनाएगी। हमारे बच्चे जब वो पढ़ेंगे उस सिलेबस में और आगे चलकर गलती से कोई डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर सोचेगा कि मैं तो सिलेबस में तो यही पढ़ते आया हूं, तो गोबर से गणेश बना है, ठीक है, एक हाथी की, इंसान का पूरा शरीर है, उसके ऊपर इन्होंने सिस्टम से हाथी की गर्दन सेट करके गणेश बना दिया है। अब वो डॉक्टर बन गया तो वो सोचेगा सिलेबस में मुझे अलग पढ़ाया गया और मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं कि इंसान की गर्दन आधे फीट की, हाथी की गर्दन 3 फीट की, इनका ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं मिलता है, इनको इस साहित्य में कैसे जोड़ दिया? मतलब बहुत बड़े लेवल पे कंफ्यूजन पैदा करने का और पाखंड और विश्वास को स्थापित करने का इस देश में काम किया जाएगा। तो ये शिक्षा नीति के माध्यम से वो वैसा होगा। तो मेरा बच्चा मान लो पहली से 5 तक पढ़ गया, 6 में आकर यदि मैं नई कम्युनिटी का हूं तो मेरे बेटे को क्या करेंगे? 6 में आके कैंची पकड़ाएंगे। वो 1 साल तक कैंची पकड़ेगा, बाल काटना सीखेगा। दूसरे साल वो अच्छी तरीके से कैंची पकड़ना सीख जाएगा और बाल कटिंग करना सीख गया। 7th में 8th में आते आते वो सोचेगा मैं तो अच्छा मैकेनिक कारीगर बन गया हूं, क्यों ना मैं आगे पढ़ के क्या करूं? खुद का सैलून खोल लूं। खुद का सैलून खोलूंगा तो 20,000 25,000 रुपए पर मंथ वैसे ही कमा लूंगा। आगे बढ़कर मुझे कौन सी नौकरी करनी है और कौन सी नौकरी लगने वाली है? जब हमारा बेटा बेटी 6, 7, 8 3 साल तक का वही व्यवसायिक कोर्स, उनको स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन बोलते हैं उसको, वो देंगे तो स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन के अकॉर्डिंग उनको बाल काटना, डेंटिंग पेंटिंग करना ही सिखाएंगे। तो हमारा बेटा बेटी 10th 12th आगे नहीं पढ़ेगा, MA BEd BPEd नहीं करेगा, MA BEd BPEd नहीं करेगा, RS IAS IPS नहीं बनेगा, RS IAS IPS नहीं बनेगा तो शासन प्रशासन में नहीं जाएगा। शासन प्रशासन में नहीं जाएगा तो वहां हमारे हक अधिकार की बात कौन करेगा? जब वहां हमारे हक अधिकार की बात करने वाला कोई नहीं रहेगा तो क्या होगा? हम ऑलरेडी गुलाम हैं, वहां सारी व्यवस्था में वही लोग बैठे हैं, वो चाहे जो चेंज करेंगे और इस देश में हम लोगों को वापस गुलाम बनाने का षड्यंत्र प्री प्लानिंग तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कर दिया गया। आज भी हमारे लोग समझ नहीं पा रहे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से इंटरव्यू सिस्टम रखा गया है। आपके बेटे में कितना भी टैलेंट है लेकिन वहां आगे बैठने वाला, इंटरव्यू लेने वाला आपकी कम्युनिटी का नहीं है तो वो आपके बेटे में कितना भी टैलेंट है वो वहां तक नहीं पहुंचने देंगे। अभी लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला है, उसकी लड़की थी जो IAS
बना के बिना इंटरव्यू के डायरेक्ट सीधा सेक्रेटरीट में उसको लगा दिया गया। 31 लोगों को जो प्राइवेट कंपनियों के सीईओ थे उनको प्रमोट करके डायरेक्ट सीधा सीनियर उनको कलेक्टर बना दिया गया, सेक्रेटरीट में लगा दिया गया पूरे देश भर में लेटरल एंट्री के माध्यम से। तो आप कहां सोच रहे हैं कि इस देश में हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी से डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने वाले नहीं है। अभी एग्जाम आप कल देते हो, एग्जाम देकर बाहर निकलते हो, आपको समझ में आता है कि पेपर ही आउट हो गया, मेरी पूरी साल भर की मेहनत कचरे में चली गई। इस देश में ऐसा प्रोपेगेंडा चल रहा है। मैं उधर पंजाब गया, 660 करोड़ का स्कॉलर का घोटाला। राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं, लड़के लड़की तैयारी करते हैं, पेपर देने जाते हैं, पता चलता है कि वहां वैकेंसी पेपर ही आउट हो गया। थानेदार 80-1 लाख रुपए में थानेदार बना दिए उन्होंने, पेपर पहले से आउट करके। बहुत सारे आईएएस, आईपीएस बना दिए। इस देश की व्यवस्था ऐसी है। ये ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो हम लोगों को शिक्षा से वंचित करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है। इस नई एजुकेशन पॉलिसी को हम लोगों को समझना होगा, और ये केवल विद्यार्थी मोर्चा ने पूरे देश भर में एजिटेशन किया है। बाकी ये जो जितने भी मनोवादी संगठन हैं जो इस ब्राह्मणी व्यवस्था को स्थापित करने का जो काम कर रहे हैं, उन्होंने हमारे लोगों को इस नई एजुकेशन पॉलिसी से हमारे लोगों को क्या नुकसान होने वाले हैं, क्या फायदा होने वाले हैं, वो बताने वाले नहीं। आज बिहार में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में तहसील ब्लॉक में हॉस्टल है, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्टल है। ओबीसी और अति पिछड़ी जाति के हॉस्टल हैं, अंबेडकर हॉस्टल हैं। यहाँ उन हॉस्टलों में 50 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट एक साथ रहते हैं। 50 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट एक साथ रहते हैं तो आपस में उनके कंपटीशन की भावना रहती है। मान लो कोई गरीब कम्युनिटी का स्टूडेंट है, वो गांव से चलकर तहसील ब्लॉक में हॉस्टल है उसमें आकर रहता है, तो उस हॉस्टल में एक वार्डन रहता है, उसका अधीक्षक हॉस्टल का। गवर्नमेंट उसको पैसा देती है, खाने की व्यवस्था गवर्नमेंट करती है, उनको कपड़े गवर्नमेंट देती है, उनकी रहने की व्यवस्था करती है, लाइट बिल, पानी बिल सारा। और वहाँ हॉस्टल में बहुत सारे अखबार भी आते हैं, खेलने के गेम्स के सामान है, कंप्यूटर है। और उसके बावजूद उन 50 स्टूडेंटों का एक गार्जियन के रूप में एक वार्डन रहता है। बाहरी व्यक्ति उनके ऊपर कोई अटैक ना करें, कोई आकर उनसे लड़े झगड़ा ना करें, उसका जिम्मेदार वार्डन रहता है, अधीक्षक रहता है। और उस बेटे बेटी जो बच्चे हैं उनके माँ बाप भी ये सोचते हैं कि शहर में जाकर मेरा बेटा हॉस्टल में पढ़ रहा है तो उसका जिम्मेदार एक गवर्नमेंट वार्डन है, वो उसका जिम्मेदार है। उसके भरोसे 50 स्टूडेंट हैं, वो वहाँ महफूज रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। लेकिन अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में हॉस्टल 2030 के बाद बंद हो जाएंगे, तो क्या होगा? आपके बेटे में टैलेंट है, वो पढ़ना चाहता है, लेकिन गांव में स्कूल नहीं है, आपको कॉलेज में भेजने के लिए या हॉस्टल में शहर में भेजने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा और वहां हॉस्टल नहीं है, तो क्या होगा? पहली चीज तो कास्टिज्म का जहर इतना बड़े लेवल पे घोल रखा है कि आप गांव से शहर में आएंगे तो जाति के नाम से आपको रूम नहीं मिलता है। गलती से किसी ने दे भी दिया तो उसका किराया होगा 5,000, 8,000, 3,000 से कम कोई किराया नहीं होगा। सपोज करो यदि किसी का किराया 5,000 रुपये होगा तो आपका बेटा किराया लेकर वहाँ रहेगा, फिर उसका खाने का खर्चा अलग, उसको खाना बनाना है, उसको बर्तन धोने हैं, उसको नहाना धोना है, उसको पानी की व्यवस्था, लेट बात सारी व्यवस्था अलग से करनी होगी। और उसके वो भी सिंगल बंदा रहेगा, सिंगल स्टूडेंट रहेगा। यदि 2 स्टूडेंट भी एक साथ रहे या कोई मिलने वाला भी चला गया तो मकान मालिक पहले ही बोलेगा कि मैंने पहले बोला आपको पानी यहाँ नहीं गिरना चाहिए, लाइट दिन में नहीं चलनी चाहिए, बिजली का बिल आता है इसको बंद करना चाहिए, जूते यहाँ नहीं खुलनी चाहिए, कपड़े यहाँ कैसे सुखा दिए, कई तरीके की बर्डन। उसके बावजूद भी मान लो आपके बेटा वहाँ पढ़ रहा है और आपके बेटे में टैलेंट है और हमारे किसी दुश्मन ने आपके बेटे के साथ मारपीट कर दी, तो बताओ उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? क्या मकान मालिक को बोलेंगे कि आप उसके जिम्मेदार हैं, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए, या आप चलो अभी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं? मकान मालिक और कहेगा इस रूम को तुरंत जितना जल्दी खाली कर सकते हो इसको खाली करो, मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। मतलब आपका बेटा महफूज नहीं है, आपके बेटे में टैलेंट है लेकिन उसको दबाने का इस नई एजुकेशन पॉलिसी में काम किया गया। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसको हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से पूरे देश भर में हम लोगों ने ऐसा एजिटेशन किया।